एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा एपिसोड है यानी कि चैप्टर है शुक्र तारे के समान, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है स्वामी आनंद। तो यह चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बताती चलूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एक इंसान के बारे में है जिनका नाम है महादेव भाई देसाई। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस चैप्टर का नाम शुक्र तारे के समान ही क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र तारा एक तारा होता है यानी कि स्टार है, पर असलियत में वो वेनस प्लैनेट है। हो गया ना कंफ्यूज? तो देखो, ऐसा है कि शुक्र मतलब वेनस होता है, और जैसा कि तुम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि वेनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि वो सुबह सनराइज़ के टाइम और शाम को सनसेट के टाइम दिखता है, इसलिए लोग इसे शुक्र तारा भी कहते हैं। और ये तारा बहुत ब्राइट और ब्यूटीफुल होता है और चांद के पास दिखता है। तो अब ये तो ठीक है, पर इस तारे का हमारे इस चैप्टर के साथ क्या कनेक्शन है? तो बात ऐसी है कि जो महादेव थे वो शुक्र तारे के जैसे थे, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम शुक्र तारे के समान रखा गया है। अब महादेव शुक्र तारे के समान कैसे थे ये भी देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के उषा काल में यानी कि हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले महादेव जी ने शुक्र तारे की तरह हमारे दुनिया को जगमगा कर रखा था। देश और दुनिया को अपनी ब्राइट पर्सनालिटी से मोहित करके शुक्र तारे की तरह अचानक से अस्त हो गए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब देखो, जो महादेव भाई है वो गांधी जी के मंत्री थे। आप एक तरह से कह सकते हो कि वो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे। तो महादेव जो थे वो गांधी जी को सलाह देते थे, उनका सामान उठाते थे, गांधी जी का खाना बनाते थे, और तो और वो गांधी जी के कपड़े धोते थे। तो वो अपना परिचय ऐसे ही देते थे अपने मित्रों के बीच, जानबूझकर नहीं, मजाक मजाक में, लेकिन अपने आप को गांधी जी का खाना पकाने वाला या पानी ढोने वाला या सलाह देने वाला ऐसा बोलने में, ऐसा कहने में उनको बहुत ही गर्व महसूस होता था। तो अब 1917 में जब वो गांधी जी के पास पहुँचे, तभी गांधी जी ने उन्हें पहचान लिया और उनको अपना उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। अब 2 साल बाद जब 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उन्हीं दिनों गांधी जी पंजाब जा रहे थे, लेकिन उन्हें पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी समय गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। तो 1929 में महादेव जो है वो फेमस हो गए थे और देश के दुलारे बन गए थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन यानी कि मिलिट्री रूल लग गया था। तो पंजाब में नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत उम्र कैद की सज़ा देकर काला पानी भेज दिया गया। काला पानी कोई पानी नहीं है, ये एक जगह है जहाँ बहुत बड़ी जेल होती है और वहीं पर नेताओं को बंद किया जाता था। आज वो काला पानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून, तो ट्रिब्यून एक नेशनल इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है जिसके संपादक यानी कि एडिटर जो लाहौर के श्री कालीनाथ हैं, उन्हें भी 10 साल की सज़ा हुई थी। तो मिलिट्री रूल के बाद गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गामदेमी के मरी भवन पर उमड़ते रहते थे, यानी कि आते रहते थे। महादेव उनकी बातों को सुनकर एक समरी बनाकर गांधी जी के पास पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी मुलाकात भी करवाते थे। तो गांधी जी पीड़ितों की बातों को सुनकर उन पर लेख लिखा करते थे, जो बम्बई यानी कि मुंबई के अंग्रेजी दैनिक पत्र यानी कि इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर बॉम्बे क्रॉनिकल में पब्लिश होता था। तो क्रॉनिकल के एक निडर अंग्रेज एडिटर जिनको सरकार ने देश से निकालकर इंग्लैंड भेज दिया था, उनका नाम था हॉर्नी मैन।
उस टाइम बम्बई के 3 नेता थे जिनका नाम ध्यान से सुनना, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। तो ये जो नेता थे ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र निकालते थे, यानी कि इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर निकालते थे जिसका नाम था यंग इंडिया। अब जो हॉर्नी मैन थे वो अखबार में मुख्य रूप से लिखते थे, यानी न्यूज़पेपर में ज़्यादातर आर्टिकल्स उनका ही हुआ करता था। तो अब हॉर्नी मैन इंग्लैंड चले गए थे तो लिखने वालों की कमी हो गई। तो ये जो तीनों नेता थे ये गांधी जी को बहुत मानते थे और उनके आंदोलन को बम्बई में फैलाते थे। तो उन्होंने गांधी जी से विनती करी, यानी रिक्वेस्ट करी कि वो यंग इंडिया के एडिटर बन जाए। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी को अपने विचार, अपने आइडियाज़ देश में फैलाने थे। तो बस गांधी जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। फिर गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि यंग इंडिया वाला जो न्यूज़पेपर था वो कम पढ़ने लगा। तो अब गांधी जी ने निश्चय किया, डिसाइड किया कि यंग इंडिया हफ्ते में 2 बार आएगा। अब उन्हें अखबार से सारा कंटेंट, आर्टिकल, डिस्कशन, पंजाब के मामले और गांधी जी के लेख ये सब 3 दिन में तैयार करने पड़ते थे। यंग इंडिया के बाद नवजीवन नाम का वीकली न्यूज़पेपर गांधी जी के पास आया और ये दोनों अहमदाबाद से निकलते थे, यानी ये दोनों वीकली न्यूज़पेपर यंग इंडिया और नवजीवन अहमदाबाद से निकलते थे। तो 6 महीने के लिए हमारे लेखक यानी कि स्वामी आनंद साबरमती आश्रम में रहने पहुंचे। तो शुरुआत में उन्होंने ग्राहकों के हिसाब किताब किए, लेकिन बाद में साप्ताहिकों को डाक में डलवाने का काम भी उनके जिम्मे हो गया, क्योंकि गांधी जी और महादेव देश के कामों और कार्यक्रमों में बिजी हो गए थे। पर फिर भी वो टाइम निकालकर अखबार के लिए आर्टिकल्स, लेख वगैरह भेजा करते थे। बहुत लोग गांधी जी को पत्र लिखा करते थे जिनका चर्चा वो यंग इंडिया के कॉलम में किया करते थे और महादेव गांधी जी की प्रतिदिन गतिविधियों की जानकारी भेजा करते थे जो अखबारों में छपा करती थी। अपनी आंखों से वो देश विदेश के अखबारों और गांधी जी के रोज के कामों को देखा करते थे और उन कामों को डिस्कस कर आर्टिकल्स लिखा करते थे, यानी कि लेख लिखा करते थे। वो गांधी जी के गुणों को बताते थे, जैसे विरोधियों से भी प्यार से बातें करना। तो इन सब के चलते महादेव सबके लाडले बन गए थे। गांधी जी के पास आने से पहले महादेव सरकार के अनुवाद विभाग में काम किया करते थे। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, एक भाषा से दूसरे भाषा में। वैसे तो उन्होंने वकालत पढ़ी थी, उन्होंने अपने नरहरि भाई के साथ अहमदाबाद में वकालत शुरू करी थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट साहित्य में आ गया। उन्होंने चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप जैसे कहानियों का अनुवाद करके अपनी साहित्यिक देन अदा करी। तो महादेव की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, भारत में उनकी बराबरी का कोई नहीं था। महादेव की हैंडराइटिंग लंबी थी, सुंदर थी और वो बहुत ही तेज स्पीड में लिखा करते थे। तो ये उनकी हैंडराइटिंग की विशेषता थी। यहाँ तक कि वायसरॉय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे, यानी कि वो ही लिखकर दिया करते थे। उन पत्रों को देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसरॉय भी जेलसी फील किया करते थे। उन्हें ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी। भले ही उन दिनों भारत पर ब्रिटिश सल्तनत की पूरी हुकूमत थी, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी यानी महादेव के जैसे सुंदर हैंडराइटिंग वाला लेखक कहीं नहीं मिलता था। तो बड़े बड़े लोग कहा करते थे कि पूरी ब्रिटिश सर्विसेज में किसी की भी हैंडराइटिंग महादेव की हैंडराइटिंग से अच्छी हो ही नहीं सकती, महादेव की हैंडराइटिंग से अच्छी नहीं हो सकती। उन्हें शॉर्ट हैंड लिखनी नहीं आती थी। शॉर्ट हैंड लिखना मतलब सिंबल्स, पॉइंट वगैरह यूज करके लिखना ताकि जल्दी लिखा जा सके। तो जब देश विदेश से लोग गांधी जी से मिलने आते थे
तो वो उनके बातों को शॉर्ट हैंड में लिखते थे। महादेव भी किसी कोने में बैठकर पूरी चर्चा को अपनी लंबी हैंडराइटिंग में लिखा करते थे। मिलने आए लोग बातचीत को टाइप करवाने के बाद गांधी जी से ओके करवाने आते थे, तो उसमें बहुत सारी गलतियां मिल जाती थी, लेकिन महादेव की डायरी से गलती निकालना किसी के बस की बात नहीं थी। तो गांधी जी इस पर कहा करते थे कि महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिला लेना चाहिए था ना। फिर लेखक कहते हैं कि महादेव साहित्य की किताबों को पढ़ने के साथ साथ लेटेस्ट घटनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए भी किताबें पढ़ा करते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताज़ी से ताज़ी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। लेखक कहता है कि या तो महादेव सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताज़े से ताज़े समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें पढ़ते रहते, या फिर यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। यानी कि जो महादेव थे या तो वो सभाओं में बैठते थे, या फिर कमेटियों की बैठकों में बैठते थे, या फिर जब वो रेलगाड़ी के डिब्बों में रहते थे, यानी कि जब वो ट्रेन में बैठे रहते थे, तो वो अपने समाचार पत्रों को या फिर मासिक पत्रों को या फिर वो अपने किताबों को पढ़ते रहते थे। और इसके अलावा या तो वो यंग इंडिया या नवजीवन के लिए लेख लिखा करते थे। तो लगातार चलने वाली यात्रा, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीत के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते, किसी को इसका पता नहीं चलता। यानी कि उनका जो शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा ही बिजी था। वो इतनी सारी यात्रा करते थे, स्टेशन पर बहुत सारे लोगों से मिला करते थे, सभाओं में जाते थे, मुलाकातें करते थे, बैठकों में जाते थे, चर्चाओं में जाते थे, और इसी बीच वो कब नहाते थे, कब खाते थे, कब सोते थे, इसका किसी को पता ही नहीं चलता था। लेखक कहते हैं कि महादेव की एक खास बात यह थी कि वो 1 घंटे में 4 घंटे का काम कर देते थे। काम में उनको रात और दिन में कोई फर्क नहीं नजर आता था, यानी कि रात को भी वो काम करते, दिन में भी वो काम करते। उनकी एक और खासियत यह थी कि वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। सूत काटना यानी कि जिससे कपड़े वगैरह बनाते हैं सूत, तो वो सूत को भी बहुत अच्छे से काटते थे। तो अपनी इतनी बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो सूत काटने के लिए टाइम निकाल लिया करते थे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि महादेव जी से कोई भी व्यक्ति अगर मिलने आता था तो वो उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से, उनके स्वभाव से प्रभावित हो जाता था। और तो और जो लोग उनके स्वभाव से प्रभावित हो जाते थे वो कई दिनों तक उनके बारे में ही बातें करते रहते थे। महादेव का पूरा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ इस तरह से मिल गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। महादेव और गांधी जी इस तरह हो गए थे जैसे सिक्के के 2 पहलू। कामकाज की लगातार व्यस्त रहते हुए भी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे किस तरह समय निकालकर वे अपनी डायरी लिखते थे। दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। लेखक कहता है कि प्रथम श्रेणी की शिष्ट, संस्कार से संपन्न भाषा और मन को लुभाने वाली लेखन शैली महादेव को ईश्वर की अहम कृपा से मिली थी। गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलन और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, यानी कि अंग्रेजी में इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। लेखक कहता है कि लेख की तरह छपने के बाद पुस्तक के रूप में
उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया में प्रकाशित हुए और बिके। यानी कि पहले तो वो लेख के रूप में लिखा जाने लगा, उसके बाद वो बुक के फॉर्म में निकल गया जो कि पूरे दुनिया में बिका, सेल हो गया। लेखक कहता है कि सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर से गांव की सरहद पर लगे एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां एक दो झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। जब तक यह काम हो रहा था तब तक गांधी जी महादेव भाई, दुर्गा बहन और नारायण के साथ मगनवाड़ी में ही रहे। वहीं से वे वर्धा के सहन न की जाने वाली गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल चलकर आते थे। लेखक कहता है कि वे लोग हर रोज आते जाते पूरे 11 मील चलते थे। रोज रोजा यह क्रम लंबे समय तक चला, यानी कि डेली वो चलता रहता था और ये बहुत ही लंबे टाइम तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनकी बिना समय की मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। तो इसके कारण जो महादेव थे उनकी मृत्यु हो गई। लेखक कहता है कि महादेव की मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। यानी कि जब तक गांधी जी जिंदा थे तब तक उनके अंदर उनकी मौत का एक घाव बना ही रहा। वो हमेशा भजन की यह पंक्ति दोहराते रहते, यानी कि कहते रहते, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। तो अब महादेव के जाने के बाद गांधी जी ने एक नया सेक्रेटरी रख लिया जिसका नाम प्यारे लाल था। तो बहुत सालों के बाद भी जब गांधी जी को प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अचानक उनके मुंह से महादेव ही निकलता। तो दैट्स इट, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यार अभी तक अगर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।